इतना टफ नहीं आने वाला है, लेकिन इसी के इर्द गिर्द आपके आगामी परीक्षा में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए हर एक प्रश्न के पीछे जो मैं तर्क दे रहा हूं, वो तर्क जानना अत्यंत आवश्यक है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी 13 नंबर का क्वेश्चन। 1 से लेकर 12 तक का जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया है। हर एक प्रश्न के पीछे लॉजिक भी और तर्क भी दिया है मैंने, और वहां पे साबित भी किया ये विकल्प सही है। फिलहाल आज देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। कह रहा है कि अनुसंधान प्रस्ताव में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एक है परिचय, दूसरा है प्रतिचयन अभिकल्प। प्रतिचयन का मतलब सैंपल होता है, ठीक है। अभिकल्प का मतलब डिजाइन होता है। देखो, जिन बच्चों को हिंदी समझ में अगर नहीं आएगी, आप मुझे बताएंगे तो इसके नीचे ऊपर जो है इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं, एन इंट्रोडक्शन सिंपल डिजाइन। मैं आपको ये भी चीजें दिखा दूंगा। तीसरा विकल्प में कहता संकल्पनात्मक ढांचा, यानी कॉन्सेप्चुअल एक फ्रेमवर्क है। और चौथे ऑप्शन में कहा गया प्रॉब्लम द, अगर हम बात करते हैं तो लिमिटेशंस, यानी इसका मतलब है कि समस्याएं और सीमाएं। तो इसको ना सही क्रम में हमें क्या करना है, बैठाना है, यानी सीक्वेंस में इसको हमें दर्शाना है। तो प्लीज आप लोग एक बार जवाब देना चाहें कि ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। सबसे ऑप्शन ए सर। ए, सर ए सी बी डी सर। ए बी डी नहीं, यहाँ 4 ऑप्शन है सर। एक ऑप्शन में ए सी बी डी है, जी दूसरे सर, वाले ए में सी ए बी बी डी सी। सर। हाँ सर, पहला सर। पहला, बिल्कुल। यदि आपने पहला जवाब दिया है सर, तो करेक्ट जवाब दिया है, बढ़िया जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया है। विकल्प आपका पहला सही है। अब ये क्या है, थोड़ा सा सुनिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। अनुसंधान प्रस्ताव, बेसिकली हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं रिसर्च प्रोपोशल, प्रोपोशल शब्द से संबोधित कर सकते हैं। कहने का भाव क्या है कि एक औपचारिक दस्तावेज होता है। ये क्या होता है, अनौपचारिक नहीं, औपचारिक दस्तावेज होता है। ये सुनिएगा, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि ये एक औपचारिक दस्तावेज होता है जो शोध के उद्देश्य, जो शोध के उद्देश्य, शोध मतलब रिसर्च, और कहता है कार्य प्रणाली, यानी कार्य करने के तरीके, ठीक है, और कहता है परिणामों, यानी रिजल्ट का वर्णन। क्या करता है ये, वर्णन। कौन करता है शोध के उद्देश्य, कार्य प्रणाली और परिणामों का वर्णन? कौन करता है व्याख्या कि शोध के उद्देश्य और कार्य प्रणाली और परिणामों का वर्णन, या उसके आधार पर कौन व्याख्या करता है? तो वह पाठ होता है अनुसंधान प्रस्ताव, वो होता है अनुसंधान प्रस्ताव। ये इसके कंपोनेंट के रूप में। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जरूरी ये नहीं कि अगर आपके सामने परिचय आ जाए, प्रतिचयन आ जाए, संकल्पनात्मक ढांचा आ जाए, समस्याएं और सीमाएं आ जाएं, ये जरूरी नहीं कि यही ऑप्शन में आए। इसमें और भी ऑप्शन होते हैं। लाइक मैं बताता हूँ, इसमें ना सबसे पहले विषय होता है, विषय मीन्स परिचय, उद्देश्य होता है, ठीक है। उसके बाद साहित्य समीक्षा होती है। बहुत बच्चे क्या सोच रहे होंगे, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि साहित्य समीक्षा होता क्या है? प्लीज, जिन बच्चों को पता हो बताएं एक बार, साहित्य समीक्षा क्या होता है प्लीज। रिव्यू लिटरेचर। अरे वो तो इंग्लिश आप बता रहे हो, लिटरेचर ऑफ रिव्यू मतलब साहित्य समीक्षा, ये क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए, साहित्य समीक्षा का मतलब होता है कि इससे संबंधित क्षेत्र से पहले शोध का सारांश। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। अब आपको थेसिस लिखनी पड़ती है। अब थेसिस में वैसे आपने कोई गोल लिया डिसेबिलिटी का एरिया। अब डिसेबिलिटी पर अगर आपको रिसर्च करनी है तो आपने अमेरिका का या यूके का, ठीक है ना, आपने क्या कर लिया, वहाँ का रिसर्च को कॉपी कर लिया। या मान लीजिए मैं आपका सीनियर हूँ, मेरे पास कोई फोटोकॉपी पड़ी है, आपने मेरे रिसर्च का कॉपी कर लिया, तो उसमें, या तो फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया या आपने न्यूज़ देख लिया, उसके माध्यम से आपने क्या किया, चीज़ों को तैयार किया, या उसके आधार पे आपने डेटा तैयार किया, ठीक है, शोध के उद्देश्य बनाए अपने, या अपने कार्य प्रणाली को संचालित किया, या परिणामों का वर्णन आपने कर दिया, या यहाँ पे व्याख्या कर दिया। तो वो अनुसंधान प्रस्ताव की प्रक्रिया में हम लोग उसे ही बोलते हैं साहित्य समीक्षा। तो याद रखेंगे, साहित्य समीक्षा न्यूज़पेपर पढ़ के आप कोई चीज़ बना रहे हो, किसी का रिसर्च पढ़कर आप रिसर्च थीसिस बना रहे हो, वो होता है लिटरेचर ऑफ रिव्यू, ठीक है।
एक होता है कार्य प्रणाली, पहला विषय, दूसरा उद्देश्य, तीसरा साहित्य समीक्षा, उसके बाद कार्य प्रणाली। सर कार्य प्रणाली, जी बताइए मैडम, सर एक बताइए। सर साहित्य समीक्षा और साहित्य पुनरावलोकन दोनों एक ही चीज है क्या? पुनः अवलोकन मतलब मैम दूसरा पार्ट हो जाता है, वो मूल्यांकन का पार्ट होता है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, साहित्य समीक्षा अलग रोल करता है, पुनर्मूल्यांकन मतलब दोबारा से आप मूल्यांकन कर रहे हो, उस शब्द को बोला जाता है। हमने कहा कि किसी विशिष्ट विषय क्षेत्र में कोई प्रकाशित जानकारी है, सुनिए मेरी बात को बड़े ध्यान सुनिएगा, किसी विशेष विषय क्षेत्र में कोई प्रकाशित जानकारी है, प्रकाशित मतलब पब्लिक की गई है, और वह एक व्यवस्थित और आलोचनात्मक क्रियाओं का विश्लेषण है। मतलब आलोचनात्मक मतलब व्यवस्थित का मतलब ये होता है कि सिस्टमैटिक ढंग से रिसर्च बनाया गया है। अब मैं पहुंचा, मैंने उस थेसिस को पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया उस विशेष जानकारी को, क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र मेरा भी है और वो क्षेत्र आपका भी था, तो आपने रिसर्च जो बनाया मैंने उसको पढ़ के अपने रिसर्च में कॉपी कर दिया, वो होता है लिटरेचर ऑफ रिव्यू, उसे हम बोलते हैं साहित्य समीक्षा। बस। अब पुनरावलोकन तो सिंपल सी बात है, वो शब्द बेसिकली डिफाइन करता है दोबारा का मूल्यांकन करना। पुनरावलोकन, क्यों? बात से ही स्पष्ट हो रहा होगा, बताइए। सर सर लिटरेचर रिव्यू उसको ही बोलते हैं, पुनरावलोकन को ही। एक बार आप अरे देख लीजिएगा सर। पहले सुन तो लो, पुनरावलोकन क्या होता है भाई? पुनरावलोकन, अब सुनो, देखने क्या पढ़ चुका हूं मैडम हम, ठीक है। पुनरावलोकन क्या होता है, सुनिए, किसी चीज को आपने क्या किया, वहां पे चीजों को ऑब्जर्व किया, देखा, ठीक है, अब आपको उसी चीज को दोबारा से मूल्यांकन करना है, ठीक है। आपने क्या किया, दोबारा से आपको क्या करना है, उसको मूल्यांकन करना है। तो जो बिल्कुल उस सही कह रहे हैं क्रिया सर, में आप सही। आप जब मूल्यांकन करोगे तो उस परिपेक्ष को पुनरावलोकन करोगे, ठीक है। हम रिसर्च की बात अगर साहित्य समीक्षा को बोलेंगे, इसको लिटरेचर ऑफ रिव्यू कहेंगे, ठीक है। और लिटरेचर ऑफ रिव्यू क्या आता है, एक प्रकार से रिव्यू वाली जो प्रक्रिया होती है कि हमने कोई रिसर्च, कोई थेसिस किसी को पढ़ा, वही पढ़ के हमने डिट्टो कॉपी कर लिया। तो रिव्यू का जो पार्ट था, रिव्यू मतलब क्या होता है, रिव्यू मतलब दोबारा से या देखना, या आप कह लीजिए पुनरावलोकन, रिव्यू होता है। मैंने एक शब्द जोड़ दिया इसमें, लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब मैंने जोड़ दिया साहित्य, मैंने क्या जोड़ दिया, साहित्य, तो मीनिंग मैम अलग हो गया, ठीक है। जी सर, रिव्यू कंफर्म हो का गया। मतलब होता है मूल्यांकन, पुनरामूल्यांकन, रिव्यू का मतलब, लेकिन अर्थ पुनरामूल्यांकन का जो होता है वही होता है कि आप फिर से देखना या दोबारा से देखकर उसी चीजों का मूल्यांकन कर रहे हो, ठीक है, उस चीज में आता है। लिटरेचर ऑफ रिव्यू में मूल्यांकन नहीं कर रहे हो आप, उसके एक प्रकार से कॉपी टू पेस्ट करने का प्रयास करते हो, या उस विषय के संदर्भ में, उस विषय के संदर्भ। आप अपने शब्दों में ये भी कह सकते हो कि मैंने कोई रिसर्च बनाया, ठीक है, रिसर्च बनाया, मेरा रिसर्च आपने देख लिया, तो वो भी पुनरावलोकन का पार्ट बन गया कि मेरा रिसर्च आप देख के बस चलो हटाओ, कोई बात नहीं, आपका रिसर्च ये था, ये सारी चीज़ें इसमें ये चीज़ें डाली गई, ठीक है, तो उस संदर्भ में दर्शाओगे तो वो रिव्यू का पार्ट बनेगा। तो रिव्यू अलग है, लिटरेचर ऑफ रिव्यू अलग है, ये बात ध्यान रखिएगा। पार्ट मान सकते हो लिटरेचर ऑफ रिव्यू का, पार्ट मान सकते हो पुनरावलोकन, क्योंकि उसकी परिभाषा में, उसके शब्दों में रिव्यू शब्द लिखा हुआ है, इसलिए मान सकते हो कंपोनेंट केवल। ये मत कहिएगा कि दोनों सिमिलर है, गलत हो जाएगा, सिमिलर मत बताइएगा, एक पार्ट बोल सकते हो, बस इतना मैं कह सकता हूँ, सिमिलर नहीं। ठीक है सर, अभी कंफर्म हो गया सर, वो मैं थोड़ा मिस, मुझे एक कोई लग रहा बात था, नहीं, अच्छा वो हाँ कंफर्म कोई हो बात गया। नहीं, अब आप ध्यान रखिएगा, पार्ट मानिएगा, कंपोनेंट मान लीजिएगा कि एक बार हमने कोई चीज देख कर अपने चीजों को रख लिया बस, लेकिन जब आप साहित्य जोड़ देंगे, लिटरेचर जोड़ देंगे ना, तो वहां पे वो चीजें अलग बन जाएगी। तो सही विकल्प जिन बच्चों ने ए दिया है वह सही विकल्प माना जाएगा। चलिए, इसी तरीके से आप लोग हर सवाल के पीछे तर्क करिए जरूर, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है और फैक्ट मिलेंगे हमें, और भी चीजें इंफॉर्मेशन मिलेंगी। चलिए एक सवाल और करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो यहाँ पे सही नहीं है, ये माइंड में रखना है। बहुत बच्चे ना नहीं को भूल जाते हैं, और नहीं कि भूल सही को चीज़ों को लगना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि यदि आर यक्स वाई कहता है कि इज इक्वल 0, अभी ये क्या है मैं बताऊंगा अभी, का यह कोई साहचर्य चित्रित नहीं करता, पहला विकल्प। दो स्वतंत्र चर असंबंधित होते हैं। तीसरा कहता है कि एक्स और वाई के मध्य सहसंबंध का काल पियर्सन गुणांक आर होता है। पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, ध्यान सुनिएगा। गुणांक सहसंबंध की सीमा 0 से 1 होती है,
ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 नंबर का सवाल है। बड़े ही इत्मीनान से आप लोग जवाब दीजिए कौन सा इसमें, एक बार तुक्का ही मार दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी मैं आपको ये सवाल बताऊंगा क्या जवाब होना चाहिए। सर तीसरा। तीसरा, परंतु मैं बता दूं सर, तीसरा तो सही विकल्प है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, तीसरा वाला पॉइंट एक बच्चा बताया भाई, इस चीज को बड़े ध्यान सुनिएगा। कार्ल पियर्सन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कार्ल पियर्सन ने सन 1900 का दशक चल रहा था और उस दौरान उन्होंने एक सहसंबंध का सिद्धांत दिया था, या कह लीजिए सहसंबंध का गुणांक दिया था। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा सहसंबंध का गुणांक। और हम लोग सहसंबंध गुणांक को रिप्रेजेंट करते थे किससे? आर से। आशा करता हूं ये भी जानते होंगे। तो प्लीज, सहसंबंध का कार्ल पियर्सन गुणांक एक संख्या दर्शाया है जो कहता है कि -1, ध्यान सुनिएगा, और -1 से लेकर +1 तक होती है, जो दो वेरिएबल के बीच संबंध की दिशा और ताकत को दर्शाती है। तो इसका भाव ये दर्शाता है कि दो वेरिएबल के बीच में ना एक रेखीय संबंध बनता है, एक रेखीय संबंध बनता है। और यहाँ पे -1 से लेकर +1 तक जो मैंने लिखा है ये x y का पार्ट है, और इसका भाव यहाँ पे दर्शाता है कि ये स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं लिखा हुआ है। इसलिए तीसरे वाले तो क्लियर स्पष्ट हो रहा था, और मैं आप सबसे कहूँगा कि तीसरा सत्य है। तीसरे में मुझे लगता है कोई दिक्कत भी नहीं होगी आप लोगों को। आप केवल 2-3 बातें तीसरे वाले ऑप्शन से याद रखिए। पहली बात ये कि सहसंबंध गुणांक किसका कौन दिया? कार्ल पियर्सन ने दिया। कब दिया? 1900 दशक में दिया। इसमें कार्ल पियर्सन ने जो एक संख्या दर्शाई है उस संख्या का क्या मान है? -1 से लेकर +1 तक है। और इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं? इसमें बताई गई है कि दो वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है जैसे शिक्षक हो गया, शिक्षार्थी हो गया, वेरिएबल हो गया ये, ठीक है। कोई किताब है, पुस्तक है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, है ना, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो वेरिएबल का मतलब होता है कि वेरिएबल के बीच संबंधों की दिशा और उसकी ताकतों को दर्शाता है, और वो रेखीय संबंध होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेखीय मतलब होता है लीनियर पार्ट में, ठीक है। तो सहसंबंध जो भी होता है तो लीनियर पार्ट में होता है। तो इसलिए तीसरा तो तय है, यहाँ पे गलत पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। बात करते हैं दूसरे वाले को। दूसरा कहता है दो स्वतंत्र चर असहसंबंधित होते हैं। देखिए, दो स्वतंत्र चर जो है सहसंबंधित हो सकते हैं, असहसंबंधित प्रक्रियाओं में भी जा सकते हैं। कैसे? सुनिएगा जरा ध्यान से। भले ही एक दूसरे को प्रभावित ना करें, वे फिर भी एक दूसरे के साथ संबंधित हो सकते हैं। इसलिए जब ना करें परिस्थिति में असहसंबंधित संबंध शब्द हम बोल सकते हैं वहां पे। तो ध्यान से, दो वेरिएबल या दो स्वतंत्र चर असहसंबंधित हैं, और ये करेक्ट है। भले ही एक दूसरे को प्रभावित ना करे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे मैंने कहा भाई कि टीचर शिक्षक एक दूसरे के पूरक हैं, तो संबंध बन रहा है। माता पिता हैं, बच्चे हैं, उनके एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये वेरिएबल्स हैं। एक किताब है, दूसरी किताब से जुड़ रही है बातें, ठीक है। मैंने कहा कि भाई सोशल वर्क के बारे में आप हेलन क्लार्क की किताब पढ़िए, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। मैंने फिर कहा कि मैरी रिचमंड की डायग्नोसिस वाली किताब पढ़ लीजिए, सोशल डायग्नोसिस वाली 1917 वाली, तो भी आप कहोगे हाँ यार ये तो है कहीं ना कहीं संबंध। भले थोड़ा सा सोशल वर्क के बारे में हेलन क्लार्क वाली किताब में थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर दिया गया है, और मैरी रिचमंड वाले में टोटल वहाँ पे डायग्नोसिस के बारे में बताया गया है, ठीक है, केस वर्क के संदर्भ में। लेकिन बातें थोड़ी सी हेलन क्लार्क वाले में भी नेम मेंशन की गई है केस वर्क के बारे में, तो इसलिए वो साथ संबंधित है। भले लिंक पूरी डिटेल में ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, तो इसलिए दूसरा पॉइंट भी आपका सही होगा। बात कर लेते हैं अब हम लोग यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, एक शब्द आया स्वतंत्र चर। क्या होता है सुनिए, एक चर जो दूसरे चर को प्रभावित ना करे बल्कि खुद प्रभावित हो जाए, वो स्वतंत्र है। किसी दूसरे से प्रभावित नहीं हुआ है, वो खुद प्रभावित हो गया है, तो वो स्वतंत्र वेरिएबल होता है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम। पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है कि आपके सामने कि यहाँ पर यदि r(x,y) = 0 यह कोई सहचर्य चित्रित नहीं करता है। ये आपके सामने पॉइंट दिया गया है, यानी इसका मतलब आपको बताना है या समझना है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इस क्रिया में अगर मैं आपसे बात करता हूं कि जीरो जो होता है, जीरो का सहसंबंध गुणांक जानते हैं क्या होता है? r(x,y) होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया है मैंने आपको यहाँ पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
जीरो का सहसंबंध गुणांक आप गूगल कर लीजिए, कोई रिसर्च की किताब पढ़ लीजिए, वहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, आर एक्स वाई। यह दर्शाता है कि जो एक्स वाई है ये वेरिएबल है और इनके बीच कोई रेखीय संबंध नहीं है, क्योंकि वो गुणांक के रूप में है, वो गुणांक के रूप में। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे यक्स बदलेगा, वाई घटने बढ़ने की क्रिया को पुनरावलोकित करेगा या पुनरावृत्ति के परिप्रेक्ष्य में वो चीज़ें दर्शाएगा। तो मान लीजिए यक्स बदला तो जाहिर सी बात है मॉडिफिकेशन वाई में भी आएगा, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि शून्य सहसंबंध मतलब जीरो सहसंबंध का मतलब ये नहीं है कि कोई संबंध ही नहीं बन रहा है। जीरो मतलब मत समझिएगा ऐसा, जीरो का मतलब समझिएगा यहाँ पे सहसंबंध गुणांक। बहुत बच्चे ये दिमाग में आता है, बहुत बच्चों का, कि जीरो लिखा हुआ है तो भाई रिलेशन कहाँ बना, क्योंकि जीरो लिखा हुआ है। लेकिन जीरो लिखा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं संबंध नहीं बना, संबंध बनता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और यक्स और वाई बीच में अभी भी एक रेखीय संबंध को दर्शाया गया है। फिर आगे कहा गया कि यह कोई सहचर्य, सहचर्य का मतलब होता है एसोसिएट, चित्रित नहीं करता, दर्शाता नहीं, आपको एसोसिएट चित्रित नहीं करता, किसी के साथ में जुड़ के या उस चीज़ों को दर्शाने के परिप्रेक्ष्य में नहीं आता है। ये कोई संघों को या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को या समुदाय को जब बात करता है परिप्रेक्ष्य में दर्शाने को लेकर, तो वो दर्शाता नहीं है, ऐसा ध्यान रखिए। हम जल्दी ही आपसे बात करने वाले हैं एनसीपी के बारे में, जो है नॉर्मल कर्व आता है प्रोबेबिलिटी का, और वहाँ आप ये अच्छे समझ पाएंगे। फिर भी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो होता है, मैं बताऊँगा आपको आगे, ठीक है। यहाँ पे जीरो होता है, ये जो एनपीसी होता है, ये चीज़ आपने देखा भी होगा बना हुआ इस तरीके से डायग्राम, एनपीसी, और मैकग्रेगर ने ये दिया था एनपीसी, और वो चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई, उन्हीं के द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, लेकिन चौथा गलत है। गुणांक सहसंबंध की सीमा 0 से 1 है, और ये पॉइंट आपकी साफ शब्दों में गलत दर्शाई गई है, ये गलत लिखा हुआ है, ये नहीं होता, यहाँ पर ये पार्ट नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में, जरा ध्यान से सुनिएगा। सहसंबंध गुणांक सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य जैसी प्रक्रियाओं को दर्शाता है, ये बात आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सहसंबंध गुणांक के मानों के संभावित सीमाएं होती हैं, वो माइनस से होती है। माइनस, अभी मैंने ऊपर बताया भी है, शायद तीसरा वाला कोई बच्चा पूछा था, देखो यहाँ पे लिखा भी है, -1 से लेकर +1 तक होता है, ये बताया था मैंने, ये सही है। 0 से 1 सही नहीं है, ये गलत। अगर ये -1 +1 लिखा होता तो ये तो फिर तो करेक्ट हो जाता, यही कंफ्यूज कर दिया एक छोटी सी चीज डालकर, ठीक है। 0 से 1, तो आज आपको पता चल गया कि 0 से 1 नहीं होता भाई, -1 से लेकर +1 तक होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूं कि जहां प्लस है वो सकारात्मक सहसंबंध है, जहां माइनस है वो नकारात्मक सहसंबंध है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये बता दीजिए एक बार, क्या क्लियर है आप लोगों के पास, ये बात क्लियर है? जी सर। हाँ जी सर। एक लाइन में एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 0 का सहसंबंध गुणांक ये दर्शाता है कि दो कंटिन्यूअस वेरिएबल के बीच कोई रेखीय संबंध मौजूद है ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई रेखीय संबंध है ही नहीं 0 का, शून्य का, और शून्य लिख देने की वजह से ये चीजें बन जाती है गलत। 1 लिखता तो उसको लिखना पड़ता कि -1, उसको लिखना ही पड़ता एग्जामिनर को, -1 और +1 लिखना ही पड़ता, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। आसान, आराम आराम से, थोड़ा सा पेपर रिसर्च का है, और ये देखो इजी, मैं इस पेपर में कुछ सवाल इजी मिलेंगे, देखो इजी है ये। अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों का सही क्रम दर्शाइए, और ये इजी है, प्लीज बताइए, आसान है, प्लीज बताइएगा। संदीप जी बताइए, जवाब बताइए, बहुत इजी है यार, इतना टाइम मत लो। सर पहला पहला, एक बार पहला गलत है, ऑप्शन डी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे सेकंड है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जिन बच्चों ने सेकंड के अलावा और भी ऑप्शन, सेकंड सर। हाँ,
उनके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। मैं PhD, सुनिएगा बड़े ध्यान से, PhD कैग R, P फॉर प्रॉब्लम, ठीक है, H फॉर हाइपोथेसिस, ठीक है, D फॉर डिजाइन, C फॉर कलेक्शन, A फॉर एनालिसिस, G फॉर जनरलाइजेशन, R फॉर रिपोर्ट। ये अब सुनिए, ये आपके पास ट्रिक है, याद रखिए, अगर ये ट्रिक पता है तो आप आसानी से सवाल कर लोगे। तो प्रॉब्लम का मतलब है कि भैया समस्या की पहचान करना है सबसे पहले। अब समस्या की पहचान तो हमारे सामने बी वाला ऑप्शन में था, तो ऑटोमेटिक सर ए कट गया और सी कट गया, पहली बात। अब हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना होता है। अब परिकल्पना तो किसी ऑप्शन में नहीं है, चलो भैया कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं, काट देते हैं। डी फॉर डिजाइन, डिजाइन का मतलब होता है अभिकल्प, और अभिकल्प किसी ऑप्शन में लिखा नहीं है, इसलिए हम इसको भी काट देते हैं, ठीक है। सी फॉर कलेक्टिव की बात करते हैं। हाइपो लिखा है सर। सुनिएगा मेरी बात को पहले, एक बात सुनिएगा सर, एक बात सुनिएगा। अच्छा हाइपोथेसिस है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, हाइपोथेसिस है, परिकल्पना गठन लिखा हुआ है परिकल्पना लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बी के बाद ए, बी के बाद ए, ठीक है, बी के बाद ए, ठीक है भाई, थोड़ा सा बोल दिया कर, मैं ध्यान नहीं दिया उतना, ठीक है। तो ये आपका रहेगा हाइपोथेसिस। डिजाइन तो लिखा नहीं है विकल्प, इसलिए नहीं लिखेंगे, इसको काट देंगे। और सी से कलेक्शन लिया हुआ है, तो कलेक्शन का मतलब क्या होता है, संग्रहण, ठीक है। संग्रहण कहाँ पे है, यहाँ पर देखिए डेटा यानी आप, हाँ अब देखो ये यहाँ पे 4 वाला ऑप्शन कट गया। 4 कहाँ से आ जाएगा यार, कलेक्शन पहले आता है, फिर बाद में विश्लेषण होता है मैडम। सर दूसरा ही सही है। हाँ पहले संग्रह, फिर उसके बाद विश्लेषण, और विश्लेषण आने के बाद सामान्यीकरण, और सामान्यीकरण के बाद रिपोर्ट। ये होगा ऑप्शन सही बी वाला, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। आसान सवाल था, ज्यादा समय ना ले प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये ट्रिक याद रखिएगा, मैं आप लोगों से ना आगे रिसर्च टॉपिक चल रहा है, आप लोगों को लिंक दूंगा, थोड़ा सा ज्वाइन भी करिएगा क्लास को, है ना। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर। ये 16 नंबर का सवाल है, प्लीज आप सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो सवाल कहता है अंकित वैधता किसको संदर्भित करता है। मैं एक बार इंग्लिश भी दिखा देना चाहूंगा आप लोगों को, ताकि इंग्लिश हिंदी दोनों चीजें रहेंगी तो क्लियर रहेगा। आपने बचपन में पढ़ा होगा भाई फेस वैल्यू, है ना, मैथ में पढ़ा होगा, और एक पढ़ा होगा आपने प्लेस वैल्यू, और नहीं पढ़े हैं तो अभी याद भी आ जाएगा आपको। तो मैं कोई नंबर जब देता था तो वहाँ पे हमने कहा प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हम कहते थे भाई ये 3 है, ये 40 है, ये 300 है, ये 2000 है, इस तरीके से हम इसको क्या करते थे, ये हमारा प्लेस वैल्यू था। लेकिन एक था हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब ये था कि पर्टिकुलर किसी एक अंक को दर्शाना। मैंने जैसे 3 ले लिया तो मैं डायरेक्ट आपका मैंने बोला कि भाई फेस वैल्यू 3 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर बताइए। तो प्लेस वैल्यू तो भाई 300 हो गया, और जो फेस वैल्यू आया तो एग्जैक्ट 3 आया। अब अंतर पूछा था तो मतलब माइनस कर देते 297, इसका आंसर आ जाता। आप समझ गए कि एग्जैक्ट पॉइंट को दर्शाना ये क्या कहलाता है, फेस वैल्यू कहलाता है। ये मैथ था, लेकिन मैथ पढ़ नहीं रहे हो, फिर भी आप ध्यान रखिए अंकित वैधता किसको संदर्भित करता है। ये 4 पॉइंट है, जरा बताइए एक बार, फिर मैं बताता हूँ। जवाब दीजिए भाई, कोई बच्चा है अनम्यूट है, म्यूट हो जाओ, बैकग्राउंड आवाज आ रही है आपके यहाँ से मैम प्लीज, है ना। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए। ये देखो फेस वैलिडिटी का मतलब होता है, मैं समझा रहा हूँ समझिएगा, एक परीक्षण या मूल्यांकन, एक परीक्षण कोई है, कोई टेस्ट है या कोई मूल्यांकन है ना, उसकी आप बेसिकली क्या कर रहे हो, समीक्षा कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, उसकी समीक्षा कर रहे हो। उस समीक्षा के आधार पर आप उसको मापना चाहते हैं। आप मापने के लिए कितनी अच्छी तरह से उस चीज़ों को दर्शा सकते हैं या उसको संदर्भित कर सकते हैं, उसी क्रिया को हम लोग फेस वैलिडिटी कहते हैं, है ना। मैंने कहा भाई ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने देखा, अब इसका आप मूल्यांकन कर रहे हो, इस सवाल का आप इस सवाल का परीक्षण कर रहे हो आप,
इस क्या कह लो कि आप समीक्षा के आधार पे मापने की कोशिश कर रहे हो आप कि भाई ये सवाल का सही विकल्प क्या होना चाहिए। जो आप ये करने का प्रयास कर रहे हो, ये आपके द्वारा बताया गया जो एक्टिविटी है उसे हम फेस वैलिडिटी कहते हैं। फेस वैलिडिटी, और फेस वैलिडिटी के आधार पे अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुसंधान उपकरण उद्देश्य के बीच में तार्किक संबंध बनता है। क्या बनता है? तार्किक। क्योंकि आप ना परीक्षण, मूल्यांकन, मापना या मापन की क्रिया कितनी बेटर हो सकती है उस प्रक्रिया में आप इसको दर्शाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर तार्किक संबंध बनता है। और तार्किक संबंध जहाँ बने वो सीधा सीधा कहलाता है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी। अब सुनिएगा, मैं एक बात और बताऊंगा यहाँ पे। इस सवाल में आकलन शामिल है, इस सवाल में अवलोकन शब्द शामिल है। ठीक है, तो यहां दावा इस सवाल में यह हुआ है कि आपको मापन करना है, परंतु याद रखें किस परिप्रेक्ष्य में मापन करना है। तो अनुसंधान उपकरण और उद्देश्य के बीच, इन दोनों के बीच, उद्देश्य और उपकरण के बीच में जो तार्किक आप साथ संबंध बना, लॉजिकल रिलेशन, हम लोग सोचते हैं ना, बातें, क्रियाएं सोचते हैं एक्टिविटी के संदर्भ में, इन दोनों के बीच में लॉजिकल जो हमारे सामने रिलेशन बन रहा है वो है अंकित वैलिडिटी। ये वास्तव में निर्माण वैधता का एक महत्वपूर्ण घटक है, कंपोनेंट है। कोई वैलिडिटी का अगर आप निर्माण कर रहे हो ना, निर्माण कोई वैलिडिटी का, वैधता का, तो उसका एक कंपोनेंट है अंकित वैधता। और अंकित वैधता जो कंपोनेंट होगा वो किस दृष्टिकोण में होगा? ध्यान से सुनिएगा, उपकरण और व्यापक उद्देश्य में, बस व्यापक उद्देश्य में। तो जब भी सवाल बनता भी है ना, इसी के बीच बनता है अभी तक। हाँ, एक सवाल और बना सकता हूं मैं, यहां पे बन सकता है, जैसे शोध के उद्देश्य और एकत्रित डाटा, या डेटा को क्या बोलेंगे? आंकड़े। एकत्रित आंकड़े सहित विश्लेषित आंकड़ों का अध्ययन। विश्लेषित आंकड़ों का अध्ययन, ये भी जो मैंने लाइन लिखा है ये भी है फेस वैलिडिटी, ये भी है। तो कीवर्ड केवल उद्देश्य है इसमें। जब भी सवाल कहीं पर बनाया जाएगा ना, उद्देश्य उसमें शामिल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, बस। अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सेकंड है, असांक, जहाँ तक कि उपकरण परिणाम जो है पूर्वानुमान कर सकता हो, वो गलत हो जाएगा। कितनी अच्छी तरह से एक उपकरण दूसरे आकलन के साथ तुलना कर सकता है, फिर कंपेयर की बात नहीं होती। यहाँ लॉजिकल हमें सोचना था चीज़ें, है ना। परिणाम के लिए आप पूर्वानुमान लगा रहे हैं, आभास कर रहे हैं, तो वो भी गलत है आपका। सांख्यिकी प्रक्रिया में प्रत्येक महत्वपूर्ण कारक का योगदान स्थापित कर रहे हैं, तो ये भी गलत प्रक्रिया है ना। अब लॉजिकल अगर कहीं लिखा होता इन तीनों के, इसके अलावा और तीनों ऑप्शन में, तो थोड़ा सा विचारणीय ये बात था, परंतु यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। कीवर्ड दो बातें हैं, एक तार्किक संबंध, दूसरा उपकरण। इसे हम फेस वैलिडिटी के नाम से जानेंगे। रिसर्च का पेपर है, प्लीज़ आप बिल्कुल भी घबराएं ना, आराम से चीज़ों को करने का प्रयास करें बस। अगला सवाल, निम्नलिखित में से द्वितीयक आंकड़े, ये आसान सवाल है, मैं पढ़ा चुका हूँ। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, तो कुछ सवाल इजी मिलेंगे, कुछ सवाल आपको सरल मिलेंगे। तो मिल गया इजी, तो जरा जल्दी बताइए क्या जवाब होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 17 का। याद आ रहा है किसी बच्चे को कि प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कौन कौन से होते हैं? ए बी डी, और तीसरा बी सी डी। जनगणना, सरकारी प्रकाशन। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। और परीक्षा में प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े अक्सर पूछे ही जाते हैं, है कि नहीं? आप लोगों ने देखा भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
मैं एक लाइन में एक परिभाषा बताना चाहूँगा प्राथमिक आंकड़े के बारे में और द्वितीयक आंकड़े के बारे में। प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो सीधे रिसोर्स से एकत्र किए जाते हैं, रिसोर्सेज से सीधे प्राथमिक आंकड़े। आप कहोगे सर्वे हो गया, सर्वेक्षण है ना, आप कहोगे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सीधा आपके पास, ये प्राथमिक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो पहले किसी और के द्वारा एकत्र किए गए हो। जैसे आप ये सोच सकते हो कि भाई सरकारी रिपोर्ट अगर कोई है, हो सकता है वो पहले से एकत्र हुए हो, बाद में आप कर रहे हो। कोई एनजीओ भी कह सकते हो, कोई वैज्ञानिक प्रकाशन भी आप बोल सकते हो, है ना, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़े बेसिकली उसमें एक तो सर्वेक्षण आता है, उसमें एक प्रश्नावली आती है, उसमें एक साक्षात्कार आता है, उसमें एक प्रयोग आता है, प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट वाला, और एक उसमें अवलोकन आता है। तो ये प्राथमिक आंकड़े का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया स्क्रीन पर। अब मैं आपके सामने इसके बारे में द्वितीयक आंकड़े के बारे में बता देता हूँ। द्वितीयक आंकड़े मैंने पहले बताया कि भाई यहाँ किसी और के द्वारा डेटा एकत्र किया जा रहा है, शोधकर्ता अपने अध्ययन के लिए बेसिकली उसको उपयोग में ला रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या लाता है भाई कि पुस्तकें हो गई, है ना, आपके सामने सरकारी प्रकाशन हो गया, आपके पास हमने वेबसाइट हो गया, है ना, वेबसाइट हो गया, और जनरल हो गया। जनरल जानते हैं, जनरल जो जनरल्स आते हैं TISS से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस 1940 में लाया गया था, वो जनरल आते हैं। और आपने MSW किया तो आपके पास एक बुक मिली भी होगी प्रैक्टिकल के लिए, उसको हम लोग जनरल बोलते हैं, जो बेसिकली किसी एक व्यक्ति के द्वारा उसको अपने अनुभव, एक्सपेरिमेंट वगैरह के बारे में सब कुछ लिखता है, अपने अनुभव उसके बारे में। और वो डेटा लिखता है, ऐसे नहीं अपने मन से लिखता है, वो किसी से पूछ के लिखता है। इसलिए जब पूछ के लिखेगा, दूसरे के द्वारा लिख रहा है, तो इसका मतलब ये द्वितीयक आंकड़े हो जाते हैं, जनरल, है ना, जनरल। एंड आंतरिक अगर कोई हम बात करते हैं डेटा या रिकॉर्ड के बारे में, तो वो भी बेसिकली द्वितीयक आंकड़े का पार्ट बनता है ना। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, जैसे जनगणना का पार्ट हुआ, तो वो दूसरे से पूछेंगे, हो गया पहला वाला सही। अगर हम बात करेंगे सरकारी प्रकाशन में, तो इसका मतलब ये भी है कि जो है द्वितीयक आंकड़े का पार्ट बन जाएगा। लेकिन देखो प्रेक्षण एक शब्द है यहाँ पे, प्रेक्षण का मतलब जानते हो इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? इसको इंग्लिश में ना ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। इसको क्या इंग्लिश में बोला जाता है? प्रेक्षण की एक और हिंदी होती है अवलोकन, और मैंने आपको देखो यहाँ पे अवलोकन लिखवाया है प्राथमिक आंकड़े में, तो होगा नहीं, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। सेवा प्रलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड। मैंने देखो यहाँ पे आंतरिक एक शब्द आपको बोल रहा था, आंतरिक रिकॉर्ड यहाँ पे बोल रहा था और लिखा भी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये रिकॉर्ड आपका द्वितीयक आंकड़े का पार्ट है। ये नीचे जो मैंने लिखा मेंशन किया है, ये द्वितीयक आंकड़े का बेसिकली रिसोर्सेज है। तो आप कह लीजिए कि ABD वाला जो ऑप्शन है, यानी पहला वाला ऑप्शन, ये सही है। एक बार स्पष्टीकरण करिएगा, क्या ये पॉइंट सही गया है? जी सर। तो जी सर। हाँ, इसलिए कहता हूँ ये जो इजी सवाल है, इसका जवाब भी आपको आना चाहिए था, फिर भी आप लोगों ने बहुत डिले जवाब देते हैं सरल प्रश्नों पे, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रिसर्च का पेपर है, थोड़ा सा टफ बनेगा, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद है। टफ चीज़ें करेंगे तो आसान ऑटोमेटिक हो जाएगा ईज़िली। फिर भी क्योंकि टफ कहाँ, जब चीज़ें हम लोग पढ़े हो तो वो चीज़ें टफ नहीं। कुछ शब्द हैं इसमें नए नए आ रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब जैसे ये सवाल में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान अविकल्प है? अब ये आप पढ़े हैं, मात्रात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान आप पढ़े भी हैं, आप आसानी से बता सकते हैं। प्लीज़ एक बार इस सवाल का जवाब बताइएगा। एक बार बताता हूँ कि इस सवाल नंबर है कौन सा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए अब बताइए जवाब। मैं बताऊं, बहुत कंफ्यूज मैं ACD। ACD, ओके, बहुत बढ़िया जवाब आया है आपका सर, और करेक्ट जवाब है। सुनिएगा मेरी बात को, अगर मैं आपसे कहता हूं कि गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प के बारे में सर, तो हमारे सामने केवल एक ही बात आती है, हमारे मस्तिष्क में केवल एक ही चीज़ आती है। जानते हो वो क्या चीज़ आती है? वो ये आता है कि एक शोध विधि है, ये रिसर्च मेथड है ये, जिसका उद्देश्य होता है कि किसी विषय या घटना के बारे में लोगों के दृष्टिकोण, अनुभव, धारणा
को समझना होता है। क्या होता है? समझना होता है। अगर मैं आपसे कहता यहाँ पे मात्रात्मक अनुसंधान, तो एक लाइन में आप लोग शायद मुझे बोलते कि सर ये तो सांख्यिकी विधि है और ये तो यहाँ पे नंबर लिखे जाते हैं 1 2 3 4 5 वाला। तो आप कहते हैं भाई ठीक है, तो मात्रात्मक तो है नहीं, ये तो गुणात्मक है। इसलिए विषय या घटना के दृष्टिकोण, अनुभव, धारणाओं को समझना होता है इस गुणात्मक में। और इस प्रक्रिया में अगर हम बात करेंगे तो एक होता है वृत्त अध्ययन और एक होता है आपका विमर्शक पत्रिका अभिलेख और एक होता है केंद्र समूह। एक्सपेरिमेंटल अध्ययन यहाँ पर नहीं शामिल होगा। ठीक है, अब सुनिएगा, इसकी मैं एक बार इंग्लिश भी दिखा दूँ आप लोगों को ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो इस प्रश्न में, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में चलना चाहिए और ख़ासकर जब रिसर्च का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो तब। तो देखो, मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्वालिटेटिव जो होता है वो गुण को दर्शाता है और जो क्वांटिटेटिव होता है वो नंबर यानी संख्या को दर्शाता है। ठीक है, अब ये भाई क्वालिटेटिव है तो इसका मतलब है कि ये केस या स्टडी है, यानी वृत्त अभिलेख है। ये एक्सपेरिमेंटल या स्टडी तो बेसिकली इसका पार्ट है ही नहीं। एक्सपेरिमेंटल तो हम क्वांटिटी में करते हैं, वहाँ पे करते हैं, नंबर वगैरह निकालते हैं वहाँ से उस। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ रिफ्लेक्टिव जनरल लॉग के बारे में, जहाँ प्रावर्तक जनरल लॉग भी कहा जाता है और इसे ही विमर्शक पत्रिका अभिलेख के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसका मतलब है कि सीखने के अनुभव का, किसका? सीखने के अनुभव का व्यक्तिगत रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड? व्यक्तिगत रिकॉर्ड। क्योंकि केस या स्टडी अगर मैंने लिया तो जहाँ रिफ्लेक्टिव जनरल लॉग आया, जहाँ कहा मैंने व्यक्तिगत रिकॉर्ड, प्रतिक्रिया, भावना, तो सिंपल बात बन जाती है कि ये क्वालिटेटिव हो गया, व्यक्तिगत बात आ गई। अब बात करता हूँ फोकस ग्रुप पर। फोकस ग्रुप बड़ा आसान है। फोकस ग्रुप बेसिकली एक गुणात्मक शोध है, पहली बात। दूसरी बात कि लोगों का एक छोटा या सावधानी पूर्वक चयनित समूह, एक सुविधाकर्ता, चयनित समूह एक सामाजिक कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में किसी विशेष विषय पर चर्चा हो रही है। फोकस ग्रुप, किसी विशेष ग्रुप पे चर्चा हो रही है। कोई एक व्यक्ति है, उसकी प्रॉब्लम है HIV एड्स की, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है कोविड-19 के बारे में, है ना। अब उस व्यक्ति पर आप फोकस कर रहे हैं तो वह क्रिया आपकी क्या कहती है? क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाता है। ठीक है, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि जिन बच्चों ने विकल्प का चुनाव किया है ACD का, उनको मिलेंगे यहाँ से 2 नंबर। ठीक है, ये था इजी सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल पे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर का सवाल, और ये सवाल बड़ा आसान। अगेन आपके सामने, ऑब्जर्वेशनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर। इसका मतलब है कि आंकड़ा संग्रहण के प्रक्षेपण विधि किसके लिए उपयुक्त नहीं है, ये आपको बताना। 4 विकल्प आपके सामने, प्लीज जवाब बताएं आप। बताइएगा सर। संदीप सर, ये पेपर में जानते हैं KGMU का समझो सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे सवाल KGMU में आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा KGMU में नहीं आएंगे ये सब सवाल। ये सब सवाल बन सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में रिसर्च शामिल है। ठीक है, मैथमेटिकल रिसर्च सर। मैथमेटिकल सर पहले ही। चलिए, ये थोड़ा सा सवाल है और आपने विचार भी अच्छा किया है कि डेटा संग्रहण एक अवलोकन विधि तो है ही है और इसके लिए उपयुक्त कौन सा नहीं है, तो वो गणितीय अनुसंधान नहीं है, मैथमेटिकल रिसर्च नहीं है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में, व्यवहारिक भाषा विज्ञान अनुसंधान में, लोक साहित्य अनुसंधान में, ये आपका तीनों सही है ना, ये आपके तीनों सही हैं। तो मैं आपको एक एक करके ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने विकल्प नंबर लिया सेकंड, विकल्प नंबर सेकंड आपको बता दूं कि ये बेसिकली सामाजिक विज्ञान अनुसंधान आंकड़ा संग्रहण की एक अवलोकन विधि है सर।
और ये ना मानव व्यवहार और समाज को समझने के लिए उपयुक्त अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, दृष्टिकोण रखता है, और ये बात सत्य है। ठीक है, जो बच्चे समाज शास्त्र पढ़े होंगे उनको ये चीज़ें आसानी समझ में आ गई होगी, क्योंकि यह अध्ययन करता है कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ वो बातचीत करते हैं और समाज में कैसे कार्य करते हैं। ये बात ये बताता है समाज विज्ञान अनुसंधान। जानते हैं कैसे? सर्वे के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, ऐसी चीज़ें आती है। एक आता है व्यवहारिक भाषा विज्ञान अनुसंधान। सिंपल है, ये भी भाषा के उपयोग का अध्ययन करता है। ये विशेष रूप से कम्युनिकेशन में ना इसका सामाजिक संदर्भ और अर्थ दर्शाने की बात होती है। ये भाषा के व्यवहारिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें वक्ता के इरादे, श्रोता के द्वारा निकले या निकाले गए जो बातचीत या उत्पन्न होने वाले जो अर्थ होते हैं उसको शामिल किया जाता है। इसलिए आंकड़ा संग्रहण में प्रक्षेपण विधि मालूम होता है, यानी इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब किसी बच्चे का डेटा ले रहे होते हैं, सामने बच्चा बैठा होता है और कोई डेटा हम लेते हैं तो उस दौरान वो हिचकिचाने लगता है, बताने में वो बातों को असमर्थ होता है। ये आपने भी फील भी किया होगा, महसूस भी किया होगा लोगों से बातचीत करके, कुछ लोगों में ऐसा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ कम्युनिकेशन से आपने क्या समझा? उस कम्युनिकेशन से सामाजिक संदर्भ और उनके अर्थों को समझ लिया कि इस एरिया में शायद उनको प्रॉब्लम हो रही है। अपने भाषा से बहुत कभी कभी क्या होता है, जो झूठ बोलते हैं वो पकड़े भी जाते हैं। झूठ कोई सफाई से बोल लेता है, कोई सफाई से नहीं बोल पाता है ना। तो आप ये भी कह सकते हो कि क्या सर जो झूठ बोल रहा था व्यक्ति, वो क्रियाएं हो सकती है व्यवहारिक भाषा विज्ञान अनुसंधान का पार्ट? बिल्कुल हो सकती है कि झूठ बोल रहा है या झूठ नहीं बोल रहा है, उसका पार्ट हो सकता है। और वो जानते हैं आप, वो आंकड़े संग्रहण की एक प्रक्षेपण विधि, मतलब अवलोकन विधि के माध्यम से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी शामिल इसमें है। एक आता है लोक साहित्य अनुसंधान। लोक साहित्य अनुसंधान है ना, ये मानविकी का एक ऐसा क्षेत्र है जो लोक कथा, लोक गीति, लोक रीतियाँ, लोक विश्वास जैसे मौखिक और पारंपरिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोक साहित्य अनुसंधान कहते हैं। या उन संस्कृतियों का भी अध्ययन करता है जो किसी लिखित भाषा के बजाय मौखिक परंपरा पर निर्भर है। उन चीज़ों पर ही भी ये बल देता है। ठीक है, तो ये बड़ा आसान था ये भी। और यहाँ मैं आप सबसे कहूँगा, ये केवल गणितीय जो अनुसंधान है, ये पार्ट आपका बेसिकली मैथमेटिकल रिसर्च या अलग दृष्टिकोण दर्शाता है। क्या दर्शाता है ये ना एक नए गणितीय ज्ञान और समझ का निर्माण करता है। ये नए गणितीय ज्ञान और अंडरस्टैंड यानी समझ का निर्माण करता है। तो ये अलग पार्ट है, ये ना अलग पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया भाई। 20 बताइए, किसी चर के प्रभाव, बड़ा आसान सवाल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी वेरिएबल के प्रभाव को यथासंभव अल्पतम, बताने की आवश्यकता नहीं होगी आप लोगों को, कम को दर्शाया अल्पतम किया जाना, मात्रात्मक किया जाना और या नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो बताइए वो क्या है? किसी चर के प्रभाव के यथासंभव अल्पतम किया जाना या मात्रात्मक किया जाना या नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो ये किस पार्ट का चीज़ों को शामिल करेगा? प्लीज़ विकल्प बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का। चीज़ें समझ में नहीं आई क्या? इंग्लिश भी देख लो एक बार, इंग्लिश तो दिख रही है आप लोगों के सामने। है ना, इंग्लिश भी आप यहाँ पे, एक मिनट सब दिख रही है, सब दिख रही है। अब एक बार इंग्लिश भी देख लेंगे तो और आसानी होगी आपको। चलो मैं बताऊं, बोल दिया करो, टाइम क्यों वेस्ट? सुनो फिर,
मेरा कहने का भाव इस सवाल में क्या है, कहता है कि किसी चर के प्रभाव को यथासंभव अल्पतम किया जाना और मात्रात्मक किया जाना, यानी इसका मतलब हो गया कि क्वांटिटी पर, और नियंत्रित किया जाना यानी कंट्रोल पर। तो बताइए भैया, ये तो बात की सवाल है, ये तो बात की बात है। पहले तो सवाल यहीं पर है कि किसी वेरिएबल के प्रभाव को यथासंभव अल्पतम किया जाना, उस क्रिया में आपका क्या कहलाता है, बाहरी चर कहलाता है। शोध और प्रयोग में, शोध और प्रयोग में, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में बाहरी चरों जो होते हैं कभी कभी भ्रमित करने वाले वेरिएबल भी हो जाते हैं, जिन्हें कभी कभी हम भ्रमित करने वाले चर कहते हैं। उसे ही हम कहते हैं क्या, कि बाह्य चर होता है, भ्रमित करता है। ये कहता है भैया कि किस चर के प्रभाव को यथासंभव अल्पतम किया जा सकता है, किसे मात्रात्मक कर सकते हैं, किसे कंट्रोल कर सकते हैं। भाई कुछ क्लियर ही नहीं कर रहा है कि मात्रात्मक है कि अल्पतम है कि कंट्रोलिंग में है, किस में है, कुछ भी नहीं दर्शा रहा। सवाल बड़ा आसान है, क्योंकि ये तीन बातें लिख रहा है कि एक वेरिएबल ऐसा भी है कि जहां वो यथासंभव कम कर सकते हो, उसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो, क्वांटिटी कम भी हो सकती है, कंट्रोल हो भी सकता है, कंट्रोल नहीं भी हो सकता है। ऐसी कंडीशंस में अगर कोई वेरिएबल का नाम जाना जाता है तो वो है भ्रमित, और भ्रमित का दूसरा नाम बाह्य चर है। क्या है, बाह्य चर है। बाह्य चर आश्रित चर और स्वतंत्र चर पर, आश्रित चर का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और स्वतंत्र चर का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बाह्य चर, आश्रित चर और स्वतंत्र चर के वास्तविक प्रभाव को क्या करता है, अस्पष्ट करता है। स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट कर सकता है। कौन कौन अस्पष्ट कर रहा है, क्योंकि भ्रमित है। बोलो, बाह्य चर। कौन कर रहा है, बाह्य चर। अब भाई जब बाह्य चर है तो पक्का है कि ये भ्रमित करेगा और यहाँ पे अस्पष्ट होगा। तो ये क्रियाएं, रिश्ते जब कभी भी, और रिश्ते की बात अगर हम जब कभी कहते हैं, संबंध बनाने की बात करते हैं, संबंध बने शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में और उसमें क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो, तो उस संदर्भ में शिक्षक शिक्षार्थी क्या हो गए, एक इंडिपेंडेंट हो गया, एक डिपेंडेंट हो गया। तो उस परिस्थिति में ये भ्रमित हो जाता है, क्योंकि अस्पष्ट है, वो क्या हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, है ना। तो यदि बाह्य चर को हम बाह्य चर को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो शोधकर्ता इस परिस्थिति में क्या करता है, वेरिएबल के बीच संबंधों के बारे में गलत निष्कर्ष निकालने पर मजबूर हो जाता है, और वो कर ही देता है, गलत हो ही जाता है इस परिस्थिति में। ठीक है, तो ये होता है भ्रमित। तो केवल कीवर्ड्स को ही ध्यान रखो। लेकिन एक और वेरिएबल आ रहा है, वो वेरिएबल है आपके सामने आंतरिक, यानी इंटरनल वेरिएबल। ये बताऊं मैं आपको कि अक्सर ये वेरिएबल जो होता है इंटरनल वाला, आंतरिक वाला, ये फंक्शन या कोड के ब्लॉक के भीतर, मतलब इंटरनल है, जाहिर सी बात है, ब्लॉक के भीतर घोषित एक ऐसा वेरिएबल है जो इसे केवल विशेष दायरे में ही सुलभ बनाता है। कोई पर्टिकुलर एक क्षेत्र पर ही ये कार्य करेगा और उस परिस्थिति में ये आंतरिक वेरिएबल होगा, आंतरिक। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो सही विकल्प यहाँ पर जानने वाला है तीसरा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सवाल, बताइएगा, बोलिए। जी सर। हाँ, यस सर, आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार और सम्मिलित करने वाले सवाल को लेते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने इस समय जो आ रहा है वो है 21 नंबर का सवाल, है ना, 21 ही है ना, यस। बोला करो भाई, सवाल वाल नहीं देखते हो क्या, कौन सा नंबर कर रहे हो, ऐसे ही देखते हो। चलो फिर भी मैं आप लोगों से ऑप्शन देख रहा हूँ यहाँ पे, सहसंबंध का गुणांक 0 के बराबर है। तो बताओ इन चार सूची, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 पॉइंट में से कौन जाएगा इसके साथ। नहीं पता, अगर सहसंबंध गुणांक 0 है, वो क्या है, 0 है, तो इसका मतलब कि विश्लेषण वेरिएबल के बीच कोई रेखीय संबंध नहीं है। मैं अभी आपको ऊपर पढ़ाया था, याद है ना आपको? सर रेखीय संबंधों का माप।
सुनो तो सही, वो तो बन गया संबंध, संबंध बन गया। मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि इसका मतलब विश्लेषण किए जा रहे दो वेरिएबल के बीच कोई रेखीय संबंध नहीं है। और जब कोई रेखीय संबंध नहीं है तो आप यहां पर यह कह लीजिए कि चर स्वतंत्र है, वेरिएबल स्वतंत्र है भाई, कोई संबंध नहीं है कि नहीं। इसका मतलब भाई एक चर के परिवर्तन दूसरे में परिवर्तन के साथ अनुमानित रूप से जुड़ा ही नहीं कोई क्रियाएं हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में ये बनेगा, है ना। परंतु अगर हम बी वाले विकल्प की बात करते हैं, है ना, बी सहसंबंध गुणांक 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, 1 का मतलब 1, है ना, तो दो चर के बीच एक सकारात्मक संबंध तो होगा ही होगा। अगर एक यहाँ पे 1 के बराबर बताया रहा है, दो चर के बीच संबंध, दो चर के बीच एक पूर्ण सकारात्मक रेखीय संबंध को इंगित करता है। दो वेरिएबल के बीच एक जो नंबर होता है, एक, यहाँ कोई प्लस माइनस की बात नहीं चल रही है, यहाँ केवल एक की बात चल रही है। ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ठीक है। परंतु दो चर के बीच यहाँ सकारात्मक या नकारात्मक रेखीय संबंध को इंगित कर सकता है। क्या बी का विकल्प क्या होना चाहिए प्लीज? एक चर जितना बढ़ता या है आप इसको कह सकते हो, या आप सेकंड वाला सर। सेकंड। हाँ, एक चर जितना बढ़ेगा तो उतना ही दूसरा भी बढ़ेगा। एक के बराबर का मतलब एक दिशा में एक्टिविटी, एक की बराबर की एक्टिविटी। तो मतलब ध्यान सुनिएगा, जहाँ यदि मान लो यदि +1 का सहसंबंध गुणांक पूर्णतः सकारात्मक रेखीय संबंध को दर्शा देता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों वेरिएबल पूरी तरह से सीधे संबंधित है। तो एक बढ़ता है तो दूसरा निरंतर दर से भी वो बढ़ता भी है, दूसरा भी बढ़ता ही रहेगा, ठीक है, ऐसी परिस्थिति में। और जब नेगेटिव दृष्टिकोण बनेगा तो वहाँ पे जाहिर सी बात है घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, नेगेटिव वाली प्रक्रिया में, प्लस वाली प्रक्रिया में बढ़ेगा। तो फिर से सुनिए, +1 या 1 का सहसंबंध गुणांक पूर्णतः सकारात्मक रेखीय संबंध दर्शाता है, रेखीय संबंध दर्शाता है। इसका मतलब हुआ कि दोनों चर एक ही तरह से सीधे कार्य कर रहे हैं। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी निरंतर दर से बढ़ेगा, और ये दूसरे का दूसरा सही चला गया। आगे बात करते हैं, कहता सहसंबंध R का गुणांक, R आपको याद आ गया कार्ल पियर्सन का नाम? यस सर। तो बताइए क्या होना चाहिए, R क्या है? एक रेखीय संबंधों की माप होता है, और ये आपका सही होगा। निर्धारण का गुणांक सीधा बचा एक, आप भिन्नता की कुल भिन्नता भाजित क्रियाओं को दर्शाया गया है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर हम बात करते हैं निर्धारण का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात अगर हम लोग करते हैं, जिसे हम R² कैपिटल या R स्मॉल स्क्वायर से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका उदाहरण R एक वर्ग है, आश्रित वेरिएबल से भिन्न का अनुपात है, और स्वतंत्र वेरिएबल की अनुमानित क्रियाओं को दर्शाता है। तो इसलिए भिन्नता है, डिफरेंस है, तो वो चीज़ें तो आएंगी। तो यहाँ पे कोई दो राय नहीं। तो तीसरे का गया 4 और चौथे का गया 1, तो 3 2 4 1 सही है। 3 2 4 सही चला गया आपका, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है आपका, पहला। चलिए एक बार और देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने है, और ये सवाल देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, ठीक है। यहाँ देखिए एक सूची में ऑथर है, दूसरे उनकी किताब लिखी गई है। अब यहाँ ये बताया गया है आपके सामने कि SAL जो है बाशन, कालिदास, जयशंकर प्रसाद और सुबंधु,
इनकी किताबें हैं, है ना, इनकी क्या है, पुस्तकें हैं, है ना। तो अगर मैं ए एल बासन की बात करूंगा तो आप सीधा सीधा कहिएगा जो है वंडर दैट वॉज इंडिया। और अगर मैं आपसे कालिदास का नाम लेता हूँ तो कालिदास का नाम लगाइएगा कहाँ पे, अभिज्ञान शाकुंतलम पर, ठीक है। अगर मैं जयशंकर प्रसाद का नाम लगाता हूँ तो आप सीधा सीधा बताइएगा कामायनी पर। तो ये सुबंधु की बात अगर हम लोग करेंगे तो आप लोग सीधा सीधा बता दीजिएगा वद्धता, वद्धता। तो ये देखो ना, एक समझ लीजिए टॉपिक से हट के सवाल है, तो जैसे आपको लग रहा होगा कि भाई हिंदी का पेपर है ना, है ना, हिंदी का पेपर आ गया। तो 1860 में आप देखेंगे तो अभिज्ञान कुंतलम जैसी किताब लाई गई है कि नहीं, ये वाला। और अगर मैं आपसे कामयानी की बात करता हूँ तो जयशंकर प्रसाद महोदय के द्वारा ये किताब लाई गई सन 1936 में। और यदि मैं आप लोगों से वंडर दैट वॉज इंडिया की बात करता हूँ तो ऑथर में नाम आता है इनका ए एल बासन का नाम। और इन्होंने ये किताब जो लिखा सन 1952 में लिखा। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो वासवदत्ता शब्द है बाई, अगर हम बात करते हैं तो सुबंधु के द्वारा ये किताब लिखी गई संस्कृत में ये किताब है ना, ये किताब संस्कृत में, इसका एग्जैक्ट वर्ष नहीं मालूम है ना, छोड़ दीजिए। तो बताइएगा जरूर एक बार इसका ऑप्शन कौन सा सही गया है। ऑप्शन 3 सर। थर्ड। चलिए एक और सवाल देखिए। चलिए, एक चर को कई तरीके से वर्गीकृत कर सकते हो, एक वेरिएबल कई तरीके से वर्गीकृत कर सकते हो। यहाँ विकसित किए गए वर्गीकरण विभिन्न तरीकों से वेरिएबल को देखने का परिणाम है ना। तो अध्ययन क्या होना चाहिए, सामान्य संबंध भी होना चाहिए, अध्ययन अभिकल्प भी होना चाहिए, माप की इकाई भी होनी चाहिए, फंडिंग की स्रोत नहीं होना चाहिए इसमें। मेरा कहने का अगर इस सवाल के आधार पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए सवाल बड़ा आसान है कि एक वेरिएबल को कई तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हो या विकसित क्रियाओं में किस तरीके से नाम हो सकता है। तो आप ये सीधा सीधा बता सकते हो आप लोग कि भाई सामान्य संबंध, अध्ययन अभिकल्प, माप की इकाई, ये सभी चीज़ें शामिल रहेंगी इसके अंतर्गत, है ना। तो हाँ, माप की इकाई होगी, हाँ हो, ठीक है। इसका सही विकल्प होगा आपका दूसरा सही होगा, दूसरा विकल्प सही, ये भी सी हुई है। चलिए एक सवाल और बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। किस प्रकार के विश्लेषण को बहुचर विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। भाई बड़ा आसान सवाल है, बहुचर विश्लेषण प्लीज। किसे जाने, मल्टी वेरिएट एकाधिक समाज। चलिए, जो बहुचर विश्लेषण होता है सर, ये ना एक ऐसे विश्लेषण के रूप में जाना जाता है कि एक साथ दो या उससे अधिक चरों का अध्ययन करता है, ये होता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक विहित विश्लेषण, एकाधिक समाश्रयण विश्लेषण, ठीक है, और एकाधिक विवरित कर विश्लेषण, एकाधिक प्रगामी विश्लेषण नहीं होता है, इसको काट दीजिए। अब इसकी एक बार इंग्लिश देखिएगा, इसकी इंग्लिश में देखिए, बड़ा आसान चीज, विहित विश्लेषण और मल्टी, अगर हम बात करते हैं रिग्रेशनल एनालिसिस को, तो एकाधिक समाश्रयण विश्लेषण, है ना, और एकाधिक जो है
विविक्त विविक्त कर विश्लेषण, जहां हम लोग डिस्क्रिमिनेशंस को बोलते हैं, भेदभाव वाली प्रक्रिया को, पूर्वाग्रह वाली प्रक्रिया को, इसको हम लोग संबोधित करते हैं। अब विहित विश्लेषण क्या होता है, हम एक एक करके आप लोगों को बताना भी चाहेंगे, है ना। विहित विश्लेषण, और इसे आप इंग्लिश में बोल भी सकते हो कि जो है कैनोनियल, है ना, एनालिसिस। मतलब सांख्यिकी में ना ये जो विश्लेषण है, ये दो या दो से अधिक चरों के बीच ना संबंध को खोजता है। ये दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक खोजता है। देखो आपने एक शब्द पढ़ा हुआ कोनोलिज्म शब्द, इस कोनोलिज्म शब्द में ना दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक जुड़ा हुआ है रूलर, ठीक है, और एक जुड़ा हुआ है कॉलोनी, ठीक है। तो रूलर वो जो रूल जो कॉलोनी पर लागू है, रूल, और रूल में आता कौन है, ब्रिटिश आता है, ठीक है। और कॉलोनी मान लीजिए इंडिया है ये, ठीक है, इंडिया। ये थोड़ा सा डीप टॉपिक चला जाएगा आपका, ठीक है, तो उस पार्ट का है ये। तो इसमें देखो दो बातें शामिल हो गई, मैंने कॉलोनियों को दो भागों में डिवाइड भी किया, रूलर और कॉलोनी के लेकर। अगर आपने इंडियन इकोनॉमिक किताब पढ़ी होगी, इंडियन इकोनॉमिक संदीप गर्ग की क्लास 12th वाली, ठीक है, तो वहाँ पर ये शब्द मिलेगा आपको, ये कॉलोनियल एनालिसिस शब्द मिलेगा आपको वहाँ पे, इंडियन इकोनॉमिक संदीप गर्ग की किताब। तो उसमें देखो ये साफ शब्दों में बताया गया कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों की खोज करता है, और प्रत्येक सेट के बीच सेट के भीतर ना वेरिएबल को रेखीय तरीके से संजोग कर उसको ढूंढने का प्रयास करेगा, और उनके बीच साथ संबंधों को ढूंढने का प्रयास करता है। तो इसलिए ये दो वेरिएबल का पार्ट रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए जो दूसरा वाला विकल्प आपके सामने आ रहा है, दूसरे वाले विकल्प में एकाधिक वाले पार्ट में आप ये कह लीजिए कि सांख्यिकी मॉडलिंग है, जहाँ पे विभिन्न वेरिएबल के बीच संबंधों का आकलन किया जाता है। क्या कहता है, आकलन किया जाता है दो वेरिएबल के बीच में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तीसरे वाले में, तो यहाँ आप ये ध्यान रखिए, इसको MDA के नाम से भी जाना जाता है, इसको मल्टीपल जो है डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस करके हम लोग इसको इंग्लिश MDA में जानते भी हैं। ये सांख्यिकी तकनीकी है, इसका उपयोग ना वस्तु हो गया, कोई मामला, घटना हो गया, उसकी भविष्यवक्ता चर के एक सेट के आधार पे कई ग्रुपों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। इसमें कई ग्रुप में इसको बेसिकली डिफाइन कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि दो या दो से अलग जो ग्रुप होते हैं उनमें बेसिकली वेरिएबल ढूंढने की बात करता है, और उसकी विशेषता बताने की भी बात करता है। तो सही विकल्प होगा ABC, उस ऑप्शन में होगा, वही ऑप्शन आपका करेक्ट। सर डी का थोड़ा बताएं सर, डी का। डी जो हमारे सामने यहाँ पे है वो मल्टीपल, अगर हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव, एक एनालिसिस का पार्ट है सर। एकाधिक प्रगति आप शील जो है विश्लेषण कह सकते हैं, या इसे आप एकाधिक प्रगामी विश्लेषण भी कह सकते हैं। प्रगतिशील कर लीजिए, प्रगामी कर लीजिए। इसमें सर ना दो मुख्य क्षेत्रों को संदर्भित तो करेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो मुख्य क्षेत्रों को संदर्भित तो करेगा, परंतु प्रगामी एक मॉडल है, और ये बेसिकली बहुप्रतिगमन विश्लेषण या बहुमानदंड निर्णय विश्लेषण के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है डालता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना एक आता है आश्रित वेरिएबल, ठीक है, एक आश्रित वेरिएबल, और कई इसमें आते हैं भविष्यवक्ता वेरिएबल। भविष्यवक्ता वेरिएबल क्या होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, रिसर्च में। भविष्यवक्ता एक चर होता है, और इस वेरिएबल में इनके बीच संबंधों को समझने के लिए कई प्रतिगमन तकनीकों का उपयोग शामिल है ना। इसमें क्या है, इसमें तकनीक का उपयोग शामिल है, टेक्निक है ये ना, जिसे दो वेरिएबल पर टेक्निक लागू करता है प्रगामी विश्लेषण, है ना। एक प्रगतिशील वाले में ये एकाधिक प्रतिगमन एक तकनीक स्वतंत्र चर के कलेक्शन के आधार पे आश्रित चर के मूल्यों का ना पूर्वानुमान लगाता है। ये कोई वो नहीं है वेरिएबल, ये एक आइडिया लगाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ये दर्शाया गया है। एक लास्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। एक लास्ट सवाल 25 नंबर का सवाल देख लीजिए, और सुमलित वाला है, आसान सवाल है भाई, ये तो बड़ा आसान सवाल है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है भाई, बता दीजिए जल्दी। सर जोधपुर सर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने सर, जोधपुर में है ये। कहाँ पर है ये राजस्थान जोधपुर में है ना, बहुत बढ़िया।
अच्छा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सर चेन्नई। उत्तर प्रदेश नहीं कहोगे? जी सर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश नहीं बोलेंगे आप? बताइए। सर चेन्नई सर। चेन्नई होगा? उत्तर प्रदेश सही है, लखनऊ है ना। उत्तर प्रदेश। हाँ सर। लखनऊ में है सर। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट इन उत्तर प्रदेश में सर ये शामिल है। जानकीपुरम है एक, उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक जानकीपुरम है, वहाँ आपको मिलेगा ये इंस्टीट्यूट, ठीक है। और द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इस प्रकार से स्थापना के बाद या उसके पश्चात देश में यह स्थापित हुआ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लखनऊ में है ना कि चेन्नई में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। वेरी गुड, वेरी गुड, नई दिल्ली में। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में स्थित है, ये बात आपको पता होगा। ओखला में, सेंट्रल चमड़ा अनुसंधान चेन्नई। हाँ, सेंट्रल चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नहीं बचा है ठोहर के। बचा वही एक सरकारी संगठन है ना, सुना होगा। भारत में चमड़ा उद्योग के लिए विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण के लिए समर्पित है ये। 24 अप्रैल 1948 में स्थापित हुआ था चेन्नई, तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु। विकल्प देखिए कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, पहले का 2 सेकंड। सेकंड मिल रहा, ओके, दूसरा विकल्प सही। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। हम लोग अभी 5:15 पे जुड़ेंगे, ठीक है, 5:15 पे जुड़ेंगे। कुछ ब्रेक है, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, फिर ज्वाइन करिए इसी लिंक पर। ये लिंक नहीं सर 7 सॉरी 15 यार, बता दिया करो भाई, एक बार ऐसे ही सर होता है सर, होता है सर उतना। इतनी देर से सर पढ़ा रहे हैं सर, माइंड हो जाता है सर, बोलते बोलते सर होता है। वही ना, आप लोग ज़्यादा बुलवाते हो मुझे, है ना, आप लोग बोलते ही नहीं हो। 7:15 पे, ठीक है, इसी पे ज्वाइन करेंगे।